Yes, good morning everyone. Let's start the session. Good morning everyone. You can unmute yourself. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं. लास्ट हमने एचओ थियरी का इंट्रोडक्शन देखा था. एचओ थियरी गिवन बाय हेक्सचर एंड ओलिन. तो आज हमने आइसोक्वांट्स भी डिस्कस किए थे. व्हाट इज आइसोक्वांट्स? आइसोक्वांट्स शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ, जल्दी बता दो. आइसोक्वांट्स शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ inputs which will give same Output. which will Level give of output. same level of output. Yes. So what is isoquant? Isoquant matlab combinations of various combinations of inputs which will give you same level of output. ठीक है. अब isoquant के बाद था budget line. तो budget line, is it clear to you what is budget line? Budget line shows this was isoquant. This was here labor and इधर था capital. X-axis, Y-axis shows various combinations of, I guess it was 20-50, then 30-30, then it was 50-20. Various combinations. यहाँ पे labor 20 units है, capital is 50 units. ऐसे अलग-अलग combinations which will give you 100 kg of rice. ठीक है. Then there comes budget line. Budget line shows what? Maximum amount of labor and capital. तो इस कंट्री के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर इज, मान लेते हैं यहाँ पे L और यहाँ पे ले लेते हैं K. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर इज OL एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज OK. तो बजट लाइन क्या शो करती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट विद एनी कंट्री. अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर इक्विलिब्रियम लेकर आते हैं तो जस्ट सी द डायग्राम वंस. X axis, Y axis, 0 here. Then we have budget line for country A. Yes, what was the name given? OP, right? Please tell the name. It was P, na? Here? Yes or no? Yes.
हाँ, एंड नीचे क्या था? A. A. Yes, तो PA is the budget line for country A. अब country A में capital, what is the problem? किसी के घर में पीछे बात हो रही है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए. Yes, and here comes labor. तो PA is the budget line for country A, यानी OA amount of labor है किसी country के पास और OP amount of capital maximum है उस country के पास. ક્યારે આપણે હોય ને બહાર શું Yes. तो उस कंट्री के पास OA अमाउंट ऑफ लेबर है और OP अमाउंट ऑफ कैपिटल है. उसके बाद कंट्री बी की बजट लाइन देख लेते हैं. कंट्री बी की बजट लाइन वाज समवेयर लाइक दिस. इट वाज आई गेस P डैश बी. यस, तो P डैश बी. तो कंट्री बी के पास कितना कैपिटल है? OP डैश अमाउंट ऑफ कैपिटल है और लेबर OB अमाउंट ऑफ लेबर है उस कंट्री के पास. Is it clear? तो आप मुझे बताइए कैपिटल A is labor abundant और country A is labor abundant और capital abundant? Country A is labor abundant और capital abundant? Capital. Capital abundant. Why? क्योंकि उसके पास OP ज्यादा capital है, labor कम है. And country B is labor abundant और capital abundant? labor abundant, Labor abundant. Why? labor, Why? Sorry. Why? Labor ज़्यादा है. maximum amount of labor present लेबर is है. there. हाँ, OB अमाउंट ऑफ लेबर है और कैपिटल सिर्फ OP डैश है. अब बनाते हैं आइसोक्वांट. आइसोक्वांट मेरा टच नहीं हुआ. जस्ट अ मिनट. यस, तो दिस इज द आइसोक्वांट. आइसोक्वांट क्या नाम दिया है इस आइसोक्वांट को? डायग्राम में जल्दी से बता दो. x and x dash. X dash is an isoquant which shows various combinations of inputs. अलग अलग combinations बताता है जो क्या देगा? 2 cars. ये isoquant क्या बताता है? अलग अलग combinations of capital and labor which will give one output and that output is what? Same output and that output is 2 cars. तो ये आइसोक्वांट टच कर रहा है कौन सी बजट लाइन को? PA बजट लाइन को. यानी एट दिस पॉइंट कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल है? इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल और इतना अमाउंट ऑफ लेबर यूज करके, इतना अमाउंट ऑफ लेबर कैपिटल और इतना अमाउंट ऑफ लेबर यूज करके कंट्री A क्या बना सकती है? 2 कार्स बना सकती है. अंडरस्टूड. अब देखिए इससे क्या समझ में आता है? कंट्री ए के पास मैक्सिमम कैपिटल OP है, मैक्सिमम लेबर OA है और अलग अलग कॉम्बिनेशंस जिससे कार बनती है वो शो करता है x डैश से. तो सबसे फीसिबल कॉम्बिनेशन, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कंट्री ए के लिए क्या होगा? इतना अमाउंट ऑफ, इस पॉइंट को कुछ नाम दिया है डायग्राम में? इस पॉइंट को कुछ नाम दिया है डायग्राम में? कम ऑन स्पीक. के अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर पर? लेबर पर I. तो के अमाउंट ऑफ, श्योर यही है पॉइंट? जे है मैम. J है. तो J ले लेते हैं. तो K अमाउंट ऑफ कैपिटल, OK अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज करेगा और OJ अमाउंट ऑफ लेबर यूज करके क्या बनाएगा? 2 कार्स. फिर दूसरा आइसोक्वांट देख लेते हैं. दूसरा आइसोक्वांट, मेरे ये दोनों आइसोक्वांट्स वो हो रहे हैं, आपका नहीं होना चाहिए. दूसरा आइसोक्वांट टच करता है समवेयर एट द डायग्राम इज लाइक दिस. दोनों आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट नहीं करते बट इन माय डायग्राम इट इज डूइंग. तो ये जो आइसोक्वांट है ये टच कर रहा है किसको? बजट लाइन ऑफ कंट्री बी दैट इज PB एट पॉइंट, क्या नाम दिया है इस पॉइंट को? इस पॉइंट को क्या नाम दिया है?
H. यस, एट पॉइंट एच। तो यहाँ पर कंट्री बी क्या करेगी? कंट्री बी विल यूज व्हाट? इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इतना अमाउंट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ राइस। कहने का मतलब जहां पर आइसोक्वांट और बजट लाइन क्या हो जाती है? इंटरसेक्ट होती है। That point is the feasible combination for producing any output. दूसरी चीज ये कहने का मतलब है कि अगर कंट्री ए के पास कैपिटल ज्यादा है तो इट विल मेक अ कैपिटल इंटेंसिव गुड जैसे कि कार्स, और कंट्री बी के पास लेबर ज्यादा है तो इट विल मेक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? सो यू कैन आस्क। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? यस और नो? एनी डाउट्स टू एनीवन? यार क्या मजाक चल रहा है क्या? यस और नो तो बोल दो। No. नो डाउट? No. No. ओके, प्लीज प्रैक्टिस द प्लीज प्रैक्टिस द क्या बोलते हैं डायग्राम वेल, क्योंकि अगर आप पैम्पलेट देखेंगे तो पैम्पलेट में जो डायग्राम है उससे वे सिंपलर डायग्राम हमने बनाया है। तो प्लीज प्रैक्टिस दिस थ्योरी वेल। दिस थ्योरी वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर इन 15 मार्क्स एज इट इज पूछी गई थी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एजम्पशंस और क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के। मैं रिपीट नहीं करूंगी, आपको कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो आप मुझसे पूछिए, आई विल एक्सप्लेन। I will not explain, मतलब I will not repeat all the points। किसी को कोई डाउट? बिकॉज सी थर्ड ईयर में ऐसा हो रहा है कि यू पीपल आर नॉट वॉचिंग वीडियोस। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, तो इट्स बीइंग टोल्ड टू मी कि आप सारे पॉइंट जूम सेशन में एक्सप्लेन मत कीजिए, सिर्फ बच्चों को अगर डाउट हो तो वही एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी को कोई डाउट है किसी क्रिटिसिज्म या एजम्पशन में? Anyone having doubt in any of the point? Sure, सबको सब समझ में आ गया? सबको सब समझ में आ गया? Yes. Yes, ma'am. अच्छा, इसमें एक पॉइंट है फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल करके कोई पॉइंट है? मिला? ढूंढो, फैक्टर रिवर्सल कोई पॉइंट है किसी क्रिटिसिज्म में? शायद किसी क्रिटिसिज्म में फैक्टर रिवर्सल कोई पॉइंट है? किसी क्रिटिसिज्म में फैक्टर रिवर्सल कोई पॉइंट है? नहीं है? नहीं है. नहीं है? अच्छा, अब एक assumption लिया गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ, लास्ट assumption पढ़ना। एनीवन प्लीज रीड लास्ट assumption इस थ्योरी का क्या है? इस थ्योरी का लास्ट assumption क्या है? इस थ्योरी का लास्ट assumption क्या है? एनीवन प्लीज The रीड फॉर मी। production function are different for capital intensive and labor intensive goods, but the production function of a particular goods is same in the both the countries. That is capital intensive good will require more of the capital and less of labor, whether produced in capital abundant or labor abundant country. यस, इसका मतलब आप लोगों ने बोला आपको सारे assumption समझ में आ गए, इसका मतलब you want me to explain this point? इसका मतलब do you want me to explain this point?
या तो मतलब बता दो या बोल दो कि मैम प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। होपलेस, चलिए ठीक है, मैं बोल देती हूँ, अगर आपको सुनना है तो आप सुन लीजिए। यस, क्या कहने का मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होगा और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होगा। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट में ऑब्वियसली कैपिटल ज्यादा लगेगा और लेबर कम लगेगा, तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन अलग होगा। और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? लेबर इंटेंसिव गुड। लेबर इंटेंसिव गुड में ज्यादा क्या लगेगा? जल्दी से बोल दो, लेबर इंटेंसिव गुड में ज्यादा क्या लगेगा? कम ऑन स्पीक यार, लेबर इंटेंसिव गुड में ज्यादा क्या लगेगा? लेबर। More capital. लेबर हाँ, मोर More capital. लेबर इंटेंसिव बेटा, लेबर इंटेंसिव। लेबर 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 इंटेंसिव में लेबर मोर लेबर लगेगा और लेस क्या लगेगा? कैपिटल। कैपिटल। तो दोनों प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन फंक्शन अलग हुआ, दो Yes. प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन फंक्शन अलग हुआ। Yes. कैपिटल इंटेंसिव में क्या ज्यादा लगेगा? कैपिटल इंटेंसिव में क्या? कैपिटल और कैपिटल लेबर, और लेबर Capital. कम लगेगा। लेबर कम लगेगा। यस, कम और लगता है। हाँ, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट में लेबर ज्यादा लेबर लगेगा। ज्यादा और कैपिटल कम Labor ज्यादा लगेगा। यानी दोनों प्रोडक्ट्स, भले एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है और एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। यार प्लीज, घर में अगर बात हो रही है तो म्यूट कर लो। हाँ, अगर कोई लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है तो दोनों का प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. नो ठीक है, पर अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन दोनों कंट्रीज में सेम होगा। लाइन समझ में आई? अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन दोनों कंट्रीज में सेम होगा। क्या मतलब इसका? तुम लोगों को तो समझ में आ गया था बेटा ये असम्पशन। अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है तो वो भले कंट्री ए में बनाओ या कंट्री बी में बनाओ, उसमें ज्यादा क्या लगेगा? कैपिटल Capital. यस, और लेबर क्या लगेगा? कम। कम लगेगा। तो इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन ये है कि अगर कार्स एक प्रोडक्ट है और राइस दूसरा प्रोडक्ट है तो दोनों का प्रोडक्शन फंक्शन सेम होगा कि Same. अलग होगा? अलग अलग होगा। दोनों का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होगा। पर अगर कार आप अमेरिका में बनाओ या कार आप इंडिया में बनाओ, कार रहेगी तो क्या? कार रहेगी तो क्या? कार ही रहेगी। अरे कार तो कार ही रहेगी, कार राइस नहीं बनेगी, मुझे भी पता है, पर कार क्या रहेगी? कैपिटल इंटेंसिव गुड ही रहेगी। चलिए रिपीट करते हैं वंस अगेन। दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों का प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। बोलो सब लोग, दोनों का प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट होगा। Different होगा। पर किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन फंक्शन दोनों कंट्रीज में सेम होगा। होगा। क्यों? क्योंकि फिर कार आप यहाँ बनाओ कि अमेरिका में बनाओ, कार का प्रोडक्शन फंक्शन दोनों कंट्रीज में सेम होगा। होगा। क्योंकि कार में ज्यादा क्या चाहिए? कैपिटल। Capital. और कम क्या चाहिए? Labor. लेबर। तो कंट्री इंडिया में बनाओगे तो भी क्या चाहिए? ज्यादा। Capital. कम क्या चाहिए? Labor. अमेरिका में कार बनाओगे तो भी क्या चाहिए? ज्यादा। कैपिटल। और कम क्या चाहिए? Labor. अब फिर से पूछ रही हूँ, सही बोलना। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ टू गुड्स will be Different. different.
per production function of one good will be dash in different countries. Same. Same. अब इस पे एक MCQ, mark my words, अगर एग्जाम हुई तो इस पे एक MCQ आएगा ही आएगा. That's why I have emphasized this point. Understood? Yes. Yes, ma'am. चलिए अब लिमिटेशन पढ़िए तो एक बार. कैसे फैक्टर रिवर्सल नहीं है? मुझे तो ये लग रहा है फैक्टर रिवर्सल का कोई पॉइंट. पहला लिमिटेशन पढ़िए क्या है. Unrealistic assumption. Unrealistic हाँ, assumption. क्योंकि ऐसा क्यों, क्या अनरियलिस्टिक assumptions हैं? कुछ लिखा होगा. Based on certain unrealistic assumptions like perfect competition, factor mobility. हाँ, अब क्या बोला गया है इसमें? परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कोई ब्रांड्स एग्जिस्ट नहीं करते. तो सबसे पहले तो दिस इज एन अनरियलिस्टिक assumption. दूसरा, इस थ्योरी में ये माना गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेम कंट्री में मूव हो सकते हैं, पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव नहीं हो सकते. Once again, labor can be perfectly mobile यानी it can move within the same country, but it cannot go from one country to Other country. Another country. पर क्या ऐसा पॉसिबल है? आज लेबर मूव कर सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक? यस. इसलिए कैसा assumption है? अनरियलिस्टिक assumption है. समझ में आया? Yes. Yes. What is factor mobility? Factor mobility क्या होता है? Unrealistic. अरे अनरियलिस्टिक है, पर होता क्या है बेटा? एक जगह से दूसरी एक जगह से move दूसरी करना जगह दूसरी move जगह करना पे है. जाना. हाँ, तो कंट्री के अंदर मूव कर सकता कर है. सकता है. हाँ, कर सकता पर है. एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. ऐसा माना गया है एचओ थियरी में, जो कि अनरियलिस्टिक है. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट थियरी. Yes. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म. सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है? पढ़िए. One-sided theory. One side theory और लियोनटिफ पैराडॉक्स. Paradox. यस, पढ़िए उसे. हाँ, पढ़िए उसको. क्या बोला है इसमें? Prices of same commodity is different in two countries due to difference in supply of factors of production, but ignores the concept of demand of factors of production. Yes. If अब demand क्या of ठीक है. चलिए, क्या कहने का मतलब, इस थ्योरी की स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि इस थ्योरी को हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं. क्यों फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं? क्योंकि ये थ्योरी ये बोलती है कि जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी कॉस्ट दो अलग कंट्रीज में सेम होगी कि अलग होगी? Different हो गया. अलग होगी. क्यों अलग होगी? क्योंकि दोनों कंट्रीज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई दोनों Different कंट्रीज है. में डिफरेंट है. एक कंट्री लेबर अबेंडेंट है, एक कंट्री क्या है? कैपिटल अबेंडेंट है. तो इसलिए दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट, अगर सेम प्रोडक्ट भी बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट, सेम प्रोडक्ट भी बनाएंगे तो उनकी different कॉस्ट होगी. डिफरेंट होगी. होगी. चलिए, अब इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो वहां पे लेबर की कॉस्ट, वहां पर ज्यादा लेबर की कॉस्ट, अरे लेबर अबंडेंट है भाई, बहुत सारा लेबर है, पर की कॉस्ट कम होगी. होगी. और अगर कोई कंट्री कैपिटल अबंडेंट है तो वहां पर कैपिटल की कॉस्ट कम होगी. होगी. पर अमेरिका में तो अमेरिका इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, यानी वहां पर कैपिटल बहुत सारा है, फिर भी वहां पर कैपिटल की प्राइस ज्यादा है. क्यों? क्योंकि कैपिटल का सप्लाई ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पर कैपिटल की डिमांड ज्यादा है. ज्यादा है. इसलिए वहां पर कैपिटल कॉस्टली है. इसलिए वहां पर कैपिटल कॉस्टली है, इवन दो कैपिटल का सप्लाई ज्यादा है. समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. क्या कहने का मतलब, अमेरिका में कैपिटल का सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे कैपिटल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. पर वहां पर कैपिटल की डिमांड भी ज्यादा है. ज्यादा है. इस वजह से अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट
नहीं है। नहीं नहीं है। बना पाती। नहीं और बना कैसे पाता। प्रोडक्ट्स बनाती है? कैसे प्रोडक्ट्स ले- बनाती है? लेबर इंटेंसिव। सिंगल लेबर Labor इंटेंसिव intensive. प्रोडक्ट बनाती है। समझ में आया? यस। यस। ओके, तो व्हाट इज लिएंटिव पैराडॉक्स? कि ये थ्योरी सिर्फ वन साइडेड थ्योरी है। ये थ्योरी सिर्फ कौन से सप्लाई की बात करती है कि जहां पर सप्लाई ज्यादा होगा कैपिटल का, तो वहां पर कैपिटल की प्राइस, जल्दी से फटाफट बोल दो, कम वहां होगी। कैपिटल की प्राइस कम होगी। कम होगी। पर वो ये थ्योरी किसको इग्नोर करती है? ये थ्योरी किसको इग्नोर करती है? डिमांड को इग्नोर करती है। क्योंकि अगर डिमांड भी कैपिटल की ज्यादा होगी तो कैपिटल कॉस्टली हो जाएगा। हाँ, तो कैपिटल कॉस्टली हो जाएगा। इवन दो सप्लाई ज्यादा होगा। सप्लाई ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया? तो अगेन लिएंटिव Yes. पैराडॉक्स 2.5 मार्क्स में पूछा जाता है। यस, नेक्स्ट इज सेकंड लिमिटेशन क्या था? थर्ड लिमिटेशन क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ Preference of प्रेफरेंस ऑफ consumer. कंज्यूमर। अब इसमें ये थ्योरी में एजम्पशन लिया था कि टेस्ट और प्रेफरेंस दोनों कंट्रीज में कंज्यूमर्स की सेम रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। दोनों कंट्रीज में टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर्स का सेम नहीं होगा। नहीं हो होता। सकता। यस, नेक्स्ट वाज Production intensive. फंक्शन। जरा पढ़ना इसे क्या था? This theory assumes that one good is labor intensive and the other is capital intensive in both the countries, but it may happen that a particular good is labor intensive in one country and capital intensive in other country. This is factor reversal. हाँ, तो फैक्टर रिवर्सल तो भैया मैंने जब पूछा तो आप लोगों ने बोला नहीं है। मजाक चल रहा है बिल्कुल। पता है, आई एम फीलिंग लाइक आई एम फूल कि मैं वापस समझा रही हूँ। मेरे को बस इतना पूछना चाहिए, जूम सेशन में कोई डाउट है? नहीं है, छोड़ो। एंड स्टिल पता है, आई टेल यू, आईटी में मेरे साथ यू जस्ट गो एंड आस्क योर सीनियर्स वंस, क्योंकि मैंने तीनों ब्रांचेस, आई डोंट नो अबाउट कारेली बाग, बट आई हैव टॉट एट ओपी, आई हैव टॉट एट सुबानपुरा, आई हैव टॉट एट पीएनजी प्रताप नगर। तीनों ब्रांचेस में इफ यू विल आस्क योर सीनियर्स, दे से जो पढ़ाया वो पेपर में एज इट इज आया। तो प्लीज बी यार अटेंटिव तो रहो, कोई मजाक तो नहीं। इतना एफर्ट लेते हैं पहले वीडियो बनाने में, फिर जूम सेशन लेते हैं। चलिए, फैक्टर रिवर्सल का मतलब ये है कि इस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया था कि कार अगर इंडिया में बनाएंगे तो वो कैसा प्रोडक्ट रहेगा? Capital. अरे भाई, कार अगर इंडिया में बनाएंगे तो कैसा प्रोडक्ट रहेगा? कैपिटल इंटेंसिव। और अगर अमेरिका में बनाएंगे तो भी कैसा प्रोडक्ट रहेगा? कैपिटल इंटेंसिव। राइस अगर इंडिया में बनाएंगे तो कैसा प्रोडक्ट रहेगा? हाँ, और अगर राइस अमेरिका में बनाएंगे तो भी कैसा प्रोडक्ट रहेगा? लेबर इंटेंसिव। पर अब ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर भी क्या हो चुका है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बनती जा रही है। क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे मशीन्स यूज किए जाने लगे हैं और लेबर का सप्लाई कम करने लगे हैं एग्रीकल्चर में। इसलिए इस थ्योरी का जो एजम्पशन था कि कोई एक प्रोडक्ट, भले कार हो या राइस हो, राइस अगर लेबर इंटेंसिव दो कंट्रीज में है तो ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिया में राइस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, पर जरूरी नहीं है कि किसी और कंट्री में भी वो क्या रहे, लेबर इंटेंसिव ही रहे। समझ में आया? Yes. क्या आया समझ में? यस बोलने से पहले सोच लेना कि तुम्हें आया समझ में, क्या आया समझ में, बोलो। अगर एक कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव है तो वो सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव ही रहे होगी, ये पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, ये पॉसिबल नहीं है। चलो, तो जो एजम्पशन था, लास्ट एजम्पशन था एचओ थ्योरी का, वो यहाँ पर फेल हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि एचओ थ्योरी ने बोला था कि एक कोई प्रोडक्ट दोनों कंट्रीज में सेम ही रहेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को कोई डाउट? पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। फैक्टर रिवर्सल है कि नहीं है? टॉपिक कोई फैक्टर रिवर्सल वाला लिमिटेशन है कि नहीं है? Yes. चलिए, तो यहाँ पर एचओ थ्योरी खत्म होती है। नेक्स्ट थ्योरी वाज Paul Krugman Paul theory. हाँ, पॉल क्रुगमैन्स थ्योरी। यस, पॉल क्रुगमैन को मिला है नोबेल प्राइज इन 2008। यस, अब इसमें क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले इंटर इंडस्ट्री ट्रेड एंड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। किसी को कोई डाउट? नहीं? क्या होता है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड बेटा? Trade of unrelated goods. जैसे क्लॉथ एंड रबर। हाँ, जैसे क्लॉथ एंड रबर, क्योंकि बाकी दोनों थियरीज जो पुरानी थियरीज थी एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कॉस्ट थियरीज में, एक कंट्री रबर बेच रही थी, दूसरी कंट्री क्लॉथ बेच रही थी। तो यहाँ पर कैसे गुड्स थे ये दोनों? रबर वॉज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू क्लॉथ। तो पहली थियरीज में ये बोला था कि ट्रेड सिर्फ अनरिलेटेड गुड्स में होता है, पर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का कंसेप्ट लेकर आए पॉल क्रुगमैन, और पॉल क्रुगमैन ने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक कंट्री खुद कार भी एक्सपोर्ट करे और दूसरी टाइप की कार्स किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करे। तो कार का ही ट्रेड हो रहा है, तो कार इज रिलेटेड प्रोडक्ट है ना। एक कंट्री से कार लेना और दूसरी सेम उसी कंट्री को कार बेचना। पहले तो हम क्लॉथ बेचते थे, रबर लेते थे, पर अब क्या हो गया है, हम एक ही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं और उसी प्रोडक्ट को हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं। समझ में आया? क्लियर है इंट्रा इंडस्ट्री का कंसेप्ट? Yes. ओके, अब इससे दिस गेव राइज टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी तक सिर्फ हम बोलते थे कि परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम किया है, परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम किया है, पर इस थियरी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे अराइज हुआ? भाई, अगर हम कार बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम कार ही दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम कार जो इंपोर्ट करेंगे उसके फीचर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वी हैव एक्सपोर्टेड। समझ में आया? तो एक ही प्रोडक्ट में जब डिफरेंट फीचर्स लग जाते हैं, अरे एक ही प्रोडक्ट में जब डिफरेंट फीचर्स लग जाते हैं, डिफरेंट क्या लग जाते हैं, ब्रांड नेम लग जाता है, तो कैसी कंपटीशन अराइज होती है? कैसा कंपटीशन अराइज होता है? Monopolistic competition. अंडरस्टूड? आगे थ्योरी में कहीं पर भी डाउट? आई विल नॉट एक्सप्लेन द एंटायर थ्योरी। आपने पूरी थ्योरी को समझा है वीडियो लेक्चर में। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा? यस और नो? मैम, अजम्पशंस जो है ना, उसमें सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसमें Yes. वो मुझे नहीं हाँ. समझ आया। अच्छा, अब इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है। पूरी थियोरी में एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल करके टॉपिक भी है दिखा? यस। है कि नहीं है? यस। है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है, समझ लीजिए, जब कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तब जब आप कम चीजें बनाते हो तो कॉस्ट पर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई चीजें कम बना रहे हो आप, है ना। पर जब आप प्रोडक्शन मास में करते हो, लार्ज क्वांटिटी में करते हो, बल्क क्वांटिटी में करते हो, तो एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाती है? पर यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जब कंट्री में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हैपेंस इन लार्ज क्वांटिटी,
तो जो पर यूनिट है यानी एक पेन, एक बिस्किट, एक ब्रेड को बनाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। यस, तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो चीजों से अचीव हो सकता है। क्या लिखा था? 2 ways to achieve economies of scale. Internal, external. Internal and external. Internal and external. अब आपने तो मुझसे पूछा नहीं कि समझाओ। You want me to explain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले जब मैंने पूछा कोई डाउट तो बोला नहीं। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या था? हाँ, यस, कि जब कोई फर्म धीरे धीरे बहुत जायंट बनती चली जाती है, जैसे अब हम डीमार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। डीमार्ट इज अ जायंट फर्म, वहां पे मिलने वाले हर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है या प्राइस क्या रहती है? कम रहती है। कम कम रहती है। कम रहती है। तो जब कोई एक सेलर या जब कोई एक कंपनी या जब कोई एक फर्म साइज में या अपने प्रॉफिट्स में या अपनी सेल्स में बहुत बड़ी बन जाती है, तो बाकी जो छोटी छोटी फर्म्स हैं वो उससे compete, बाकी जो छोटी छोटी फर्म्स हैं वो उससे compete नहीं कर पाती हैं। तो वो जो एक फर्म है, जैसे डीमार्ट है, जैसे अमूल डेयरी है, तो उनमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है और वहां पर मिलने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट कंपेरेटिवली प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है। तो ये हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी यही कहता है, जब आप मास में बनाओगे तो आप क्या हो जाएगा? पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? दूसरा वे है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे चाइना में कोई एक फर्म बहुत जायंट फर्म नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत छोटी छोटी फर्म्स हैं। अब पर देयर नंबर इज so many, yes, बहुत ज्यादा नंबर्स में छोटी छोटी फर्म्स हैं। तो ऐसे भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकता है, क्योंकि जब बहुत सारी फैक्ट्रीज या बहुत सारी फर्म्स हैं तो प्रोडक्शन होगा बहुत मास क्वांटिटी में, एंड फिर से प्राइसेस क्या हो जाएंगी या कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल में पूरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती। इंटरनल में क्या होता है? सिर्फ एक इंडस्ट्री ग्रो करती है। एक फर्म नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म। इंडस्ट्री का मतलब होता है जब बहुत सारे सेलर्स फॉर्म होती है इंडस्ट्री। फर्म यानी एक सेलर, सिंगल सेलर। यस, तो जब कोई एक कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है तो वो होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पर एक्सटर्नल में एक फर्म नहीं ग्रो करती। There are so many firms, large number of small firms. There are large number of Small firms. small firms. क्योंकि large number of firms हैं तो production बहुत ज्यादा quantity में होता है। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, any other doubt? नो? तो बेटा ये कहने का मतलब कि थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है? चलिए, तो अब एक थ्योरी नेक्स्ट भी आपने देखी होगी, वो कौन सी थी? देख लिए शायद, वीडियो पब्लिश। Reciprocal demand. So theory of reciprocal demand we are not discussing right now. We'll be discussing this in the next Zoom session. Till then, please study thoroughly. So we end up the session today here. Any doubts again I am asking till here? No? चलिए ठीक है. We wind up the session here. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye beta. Bye.